नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे कमोडिटी मार्केट में एक्शन की। कुछ खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, बात करेंगे राइस की, साथ ही डॉलर इंडेक्स की और स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे बातचीत। बात करें अगर राइस की, तो न्यूजीलैंड और केन्या की कोर्ट में एपीडीए की याचिका खारिज की गई है। वहीं यूनियन बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में और कमजोरी देखने को मिल सकती है और मार्च 2026 तक 90 रुपए प्रति डॉलर तक रुपया गिर सकता है। इन पर हम बातचीत करेंगे और राइस पर बातचीत करने के लिए इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग हमारे साथ है। साथ ही इंडिया bonds.com के को फाउंडर विशाल गोयनका बने हुए हैं। मेरे एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना है और साथ ही गंगानगर कमोडिटी के वीपी अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं, जो मदद करेंगे हमारी स्ट्रैटेजीज बनाने में। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें रुपए की, तो इंटरेस्टिंग है जो यूनियन बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है और क्लियरली मेंशन किया गया है कि डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो सकता है और मार्च 2026 यानी अब से 5-6 महीने बाद जो कमजोरी है वो 90 तक पहुंच सकती है। क्या कारण रह सकते हैं, कितनी लाइकली चांसेस इस बात के दिख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। विशाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स रुपए के, डॉलर इंडेक्स के, और आपकी सोच, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है फॉर द प्राइस मूवमेंट को लेकर? तो मुझे लगता है कि रुपए की दर 4 से 5% ऑलरेडी गिर चुकी है। अप्रैल मई से ले हम अगर 80 पे रुपी है, तो 90 रुपए अगर मार्च तक जाता है तो 1 या 1.25% की मूवमेंट दिखाई देती है। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। डॉलर इंडेक्स की हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स वीकनिंग की आशंका है, जहां डॉलर दुनिया भर में वीकर होने के चांसेस है। सो मुझे लगता है कि रुपए यहाँ से अगर 90 जाए तो बहुत ज़्यादा हर्ज नहीं है, स्पेशली जो हम बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं। क्योंकि बॉन्ड मार्केट 6.5% 10 साल पे है, तो अगर इन्वेस्टर चाहे तो रुपए को कोई इफेक्ट उस पर आने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें विशाल जी, जो जिस तरीके से हमने लगातार इक्विटी फ्लोज जिस तरीके के आते हुए देखे हैं, या फिर अमेरिका भारत के बीच डील को लेकर जो भी डेवलपमेंट सोफार हुई हैं या जो भी एक्सपेक्टेड हैं, इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए भी जो ब्रॉडर रेंज रह सकती है आपके हिसाब से रुपए की डॉलर के अगेंस्ट, वो क्या रह सकती है? बियर बुल केस में कहां तक लेवल्स जा सकते हैं? केस तो ऐसा कि नेचुरली 4 से 5% रुपया वीक होता है हर साल। सो मेरे ख्याल से अगर हम 88-80 पर है तो यहीं पे 87.5 90 का ही लेवल मुझे लग रहा है। इक्विटी में जैसे इन्फ्लोज आ रहे हैं, तो बॉन्ड मार्केट में भी काफ़ी इन्फ्लोज आए हैं पिछले 2 महीने में। 17,000 करोड़ जो फार एफपीआई का रूट हम कहते हैं, उसके अंदर आ चुका है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 80,000 करोड़ का इन्फ्लो आया था। तो ये सब रुपए को सपोर्ट करना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका विशाल जी क्विकली आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। राकेश खन्ना भी हैं हमारे साथ, तो साथ साथ अमित खरे भी, उनका भी एक टेक चेक ले लेते हैं और समझते हैं। राकेश जी बताइए, आप कैसे देखते हैं रुपए को, डॉलर इंडेक्स को, और क्या कुछ स्ट्रैटेजी बन सकती है या अवॉइड करें? पहले तो नमस्ते मैम आपको, और नमस्ते सभी दर्शकों को। यूएसडी आईएनआर रुपए में जो आप बात कर रहे हैं, रुपए यूएसडी आईएनआर एक कंसोलिडेशन रेंज में मूव कर रहा है अभी फिलहाल। ओवरऑल देखा जाएगा तो डॉलर स्ट्रांग लग रहा है रुपये के मुकाबले। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ऊपर में 88.86, अगर वो ब्रेक करता है तो 89.30 एंड 89.63 लेवल और 90 भी टच कर सकता है ऊपर में। नीचे में एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट होल्ड करके बैठा है जो कंसोलिडेशन में 88.40 का है। और ओवरऑल देखा जाएगा तो डॉलर स्ट्रांग लग रहा है यूएसडी आईएनआर पे, तो बाय ऑन डिप्स में भी जा सकते हैं। इसका रीजन ये है कि डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स ने फर्स्ट टाइम जब 100.25 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया था और टॉप मारा था ऊपर में 100.36 का, तो एक ये बुलिश ब्रेकआउट भी हुआ था वहां से। और अभी डॉलर इंडेक्स फिर 100 के ऊपर सस्टेन हो चुका है। अगर आज शाम को जैसे यूएस का नॉन फार्म पेरोल का डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 100.50 निकलता है तो 101.38 और 102.93 का टारगेट देखा जा सकता है। तो ये फैक्टर्स देखा जाए तो डॉलर थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है और रुपी वीक लग रहा है आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म। ओके, अमित आपका क्विक व्यू क्या रहेगा इसी पर? बिल्कुल दीपाली, मेरे को लग रहा है नए ब्रेकआउट के लिए डॉलर यूएसडी आईएनआर रेडी हो चुका है। 90.50 से लेके 91 के आसपास के भाव जो मेरे को लग रहा है जल्दी इसमें दिखाई देंगे। इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट, जैसा कि भी लास्ट स्पीकर ने हमारे बोला है, तो 88.90 ये इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट पॉइंट है। इसके ऊपर निकलते ही 90.50 से लेके 91 की रेंज में ये कारोबार करता नजर आएगा। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं राइस की, और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देव गर्ग भी मौजूद हैं। देव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इनफैक्ट समझना चाहेंगे अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। न्यूजीलैंड हो या फिर केनियन कोर्ट हो, दोनों ने ही इंडिया की जो अटेम्प्ट थी टू सिक्योर एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स फॉर बासमती उसको रिजेक्ट कर दिया है। कोशिश की इंडिया ने WTA का जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, अग्रीमेंट है, उसको इन्वोक करने की, पर दोनों ही कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। अब सवाल यही है कि इसके बाद इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। क्या जो रूलिंग हाईलाइट है उससे जो ऑनगोइंग चैलेंज है जो इंडिया फेस कर रहा है इन सिक्योरिंग एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फॉर बासमती, उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा, क्या असर आप देखते हैं, क्या व्यू है? देखिए, इस मैटर के अंदर कई सारी टेक्निकलिटीज है, बट मैं बहुत सरल भाषा में पहले ये समझाना चाहूंगा कि ये डिस्प्यूट क्या है। इंडिया और पाकिस्तान दुनिया में ऐसे दो देश है जो जिसको बासमती का टैग मिला हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर कई रीजन्स ऐसे हैं जो बासमती के लिए नोटिफाइड है कि इस रीजन के अंदर जो भी धान उगाया जाएगा वो बासमती की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। पाकिस्तान में हाल फिलहाल में ये हुआ है कि पाकिस्तान ने उस एरिया को एक्सीड कर दिया है और उस एरिया को काफी बढ़ा दिया है। तो जो एरिया GI एरिया नहीं था या जो एरिया बासमती के लिए नोटिफाइड नहीं था, उसके अंदर भी प्रोड्यूस्ड पैडी को वो बासमती कह के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक जो न्यूजीलैंड के अंदर केस है, ये उसी संदर्भ में है कि जो बासमती नोटिफाइड एरिया में बासमती पैडी नहीं उगाई गई है, उसको भी बासमती माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। इसके अंदर इंडिया के एक्सक्लूसिव राइट्स की बात नहीं है। इंडिया के राइट्स उसी तरह बराबर रहेंगे जो पहले थे, वो आज भी इंडिया के राइट्स उतने ही रहेंगे। और पाकिस्तान के भी जो बासमती नोटिफाइड एरिया के राइट्स है वो पहले भी उतने ही थे और आज भी उतने ही रहेंगे। तो इसमें जो केवल फर्क इस बात का पड़ा है कि जो नॉन बासमती राइस नोटिफाइड एरिया है, उसके अंदर प्रोड्यूस पैडी को भी एज अ बासमती पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट कर रहा था उस पर अपीडा ने ऑब्जेक्शन उठाया था और उसको कहा था कि इसको बासमती नहीं कहा जा सकता। पर न्यूजीलैंड की कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करा है और अपीडा के जो सोर्सेस से हमारी बात हुई है उन्होंने कंफर्म करा है कि अपीडा उसकी अपील न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहा है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इसका पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा। न्यूजीलैंड एक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। अगर फिगर्स की बात करें तो न्यूजीलैंड 40th पोजीशन पर है, जिसमें लगभग 105 करोड़ बासमती एक्सपोर्ट होती है, जो लगभग 11,000 टन के आसपास बासमती एक्सपोर्ट होती है। उसी तरफ अगर हम कीनिया की बात करें तो कीनिया का केस डिस्प्यूट थोड़ा सा डिफरेंट है। कीनिया के अंदर एक प्राइवेट पार्टी ने वहां पे बासमती का टैग रजिस्टर करवा दिया था, तो अपीडा ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाला था कि वो बासमती का टैग नहीं यूज कर सकता, एज अ कॉपीराइट या एज अ ट्रेडमार्क उसको यूज नहीं कर सकता। तो कीनिया की कोर्ट के अंदर जो केस डिसमिस हुआ है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर डिसमिस हुआ है, वो मेरिट्स के ऊपर डिसमिस नहीं हुआ है। तो उसकी भी अपीडा ने कंफर्म करा है कि वो उसकी अपील कीनिया के सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं और उस पर भी उनको उम्मीद है कि कीनिया में बहुत जल्दी रिलैक्सेशन मिलेगा। जहां तक अगर फिगर्स की बात करें तो कीनियन मार्केट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, क्योंकि वो 22nd नंबर पर है जहां पे बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है। लगभग 500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है कीनिया मार्केट में, जो लगभग 70,000 टन पर एनुअल एक्सपोर्ट है। कीनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी मार्केट है क्योंकि कीनिया एक ऐसी लौती मार्केट है जिसके अंदर जो एक 26 न्यू मार्केट भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस के अंदर आइडेंटिफाई हुई थी जहां पे इंडिया का शेयर ग्रोथ हो सकता है। तो कीनिया उसमें से एक ऐसी मार्केट है जहां पे 3,000 करोड़ रुपए तक का स्कोप है, क्योंकि ये 3,000 करोड़ रुपए का चावल है जो इंडिया के कॉम्पिटिटर्स दूसरे देशों से खरीदते हैं। जो कीनिया दूसरे देशों से खरीदता है, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम से खरीदता है, तो इंडिया टारगेट कर रहा है कि हम इसको बीट कर सके। तो ये दोनों केसों का इंडिया की कंटिन्यूटी पे या इंडिया के राइट्स के ऊपर कोई खास असर नहीं आएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हायर कोर्ट्स है वो इन काफी डिसीजंस को रिलैक्स भी कर देगी। ओके अच्छा, क्विकली देव, फिर 2 पॉइंट ऑफ व्यू और आपसे लेना चाहेंगे इसी खबर पर। ठीक है, आपने दोनों कंट्रीज में क्या हुआ या क्या सिचुएशन किस तरीके से अराइज हुई है, क्या हो सकता है, उसका एक लाइवलीहुड पेश किया। अब न्यूजीलैंड में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का स्टांस क्या रहता है। एक्सपेक्ट हम भले ही कर रहे हैं कि पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 2 चीजें जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि अब एक तरफ तो न्यूजीलैंड केन्या में जिस तरीके का ये सेटबैक, अभी जो टेम्पररी सेटबैक देखने को मिल रहा है, इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था क्या हुआ था। क्या जरूरत है कि एक रिकैलिब्रेटेड ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाई जाए या फिर कोई बायलैटरल अग्रीमेंट्स इंडिया को परस्यू करने चाहिए या फिर कोई अडॉप्ट करना चाहिए मोर फ्लेक्सिबल सर्टिफिकेशन? पहला पॉइंट। और दूसरा ये कि क्या एक्सपेक्ट करें कि अब यहाँ से आगे जाते हुए जो कंपटीशन है प्रीमियम राइस मार्केट में वो इंटेंसिफाई हो सकता है या फिर सिमिलर डिस्प्यूट्स कहीं दूसरे मार्केट्स में ना अराइज हो जाएं? इस पर आपकी राय क्या है? जो डिस्प्यूट है कोई नया डिस्प्यूट नहीं है। अपीडा आज से कई सालों से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को फाइट करती आई है और सक्सेसफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बासमती टैग को प्रिजर्व करा है इंडियन फार्मर्स के लिए।
अगर हम पिछले 30 साल का डाटा देखें तो अन्य देशों के अंदर हमेशा ये डिस्प्यूट्स आते रहते हैं। कई देश अपने खुद के बीज डेवलप करते हैं, उनको बासमती या उसका कोई दूसरा नाम देके प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान या इंडिया के जो अदर कॉम्पिटिटर देश है वो भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो इंडिया का डोमिनेंस है बासमती सेक्टर के अंदर उसको डाउन करा जाए। पर विदाउट ब्रेक कोई जो भी कोशिश आज तक करी गई है उसका इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफी फर्क नहीं पड़ा है ना। और इंडियन गवर्नमेंट ने और अपीडा ने खासकर इसको काफी अच्छे तरह से रिपेल करा है। आने वाले समय में भी हमें ये उम्मीद नहीं है कि ये जो 2 सेटबैक जिसको आप कह रहे हैं ये इसको मैं सेटबैक नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट फिगर्स के ऊपर या हमारी मार्केट डोमिनेंस पे इन दोनों डिसीजन का कोई खास अंतर नहीं आएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक केस का जो डिसीजन है वो केवल टेक्निकल रीजन से डिसीजन आया है ना, क्योंकि उसमें कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस रह गए थे, जो प्रोसीजरल लैप्सेस अब अपील के अंदर करेक्ट हो जाएंगे। जो दूसरा मैटर पाकिस्तान के अगेंस्ट है, जो ऑलरेडी बासमती प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास बासमती प्रोड्यूसिंग का राइट नहीं है, उनके पास भी कुछ एरियाज नोटिफाइड है जहां पे वो बासमती प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सटीड कर रहे थे। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें, तो इससे हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर ऐसे एरिया के अंदर बासमती उगाई जाती है जो बासमती के लिए नोटिफाइड नहीं है, उस जगह की बासमती की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है वो बासमती से अलग हो जाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी क्वालिटी को इंडिया से ज्यादा डाउन माना जाएगा। तो इससे लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के ब्रांड के ऊपर असर पड़ेगा, उनके बासमती राइस सेक्टर पे ही असर पड़ेगा, इंडिया पे उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो अपीडा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे जो एफर्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री उनके साथ भी काफी रेगुलरली वर्क करती है। जो इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन है, हम भी अपीडा के साथ रेगुलरली वर्क करते हैं इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। और हमें जहां तक आपने ग्लोबल स्ट्रेटेजी की बात करी, तो ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑलरेडी इन प्लेस है, ऑलरेडी इसके ऊपर वॉच रखी जा रही है। इसी वजह से ये केसेस को बड़ी एक्टिवली फाइट करा जाता है हर जुरिस्डिक्शन में जब भी ये केसेस फाइल होते हैं। ओके, फेयर एनफ। और अब आप देव क्योंकि हमारे साथ मौजूद भी हैं, एक्सपोर्ट कंडीशन, सिचुएशन, डिमांड सभी को बखूबी समझते हैं, तो एक क्विक कमेंट राइस एक्सपोर्ट्स पर भी आपकी तरफ से। रिसेंटली हमने अपीडा चेयरमैन की तरफ से स्टेटमेंट सुना था कि जो इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स है वो 26 मार्केट्स में और एक्सपैंड होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट की सिचुएशन देखें डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से, तो किस तरीके की दिखाई दे रही है? हम सप्लाई की बात करें तो इस साल हमारा प्रोडक्शन 149 मिलियन टन्स के आसपास प्रोजेक्टेड है, जो चाइना के 145 मिलियन टन्स को बीट कर चुका है। जो हमारे एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर तक 20 मिलियन मेट्रिक टन के थे, करंट ईयर के अंदर हमने ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें तो 16% का ग्रोथ है हमारी एक्सपोर्ट फिगर्स के अंदर। और ईयर की क्लोजिंग तक ये उम्मीद है कि ये 16% का ग्रोथ की वजह से हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 22 मिलियन टन के आसपास क्लोज होगा, जो पिछले साल से लगभग 2 मिलियन टन के आसपास ज्यादा होगा। पर अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो इंडिया के पास बफर स्टॉक के सरप्लस इस समय लगभग 40 मिलियन टन का सरप्लस स्टॉक है, जो बफर स्टॉक के ऊपर है, जो एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है, क्योंकि ये 40 मिलियन टन के सरप्लस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें कई एवेन्यूज की जरूरत है। जैसे आपने अपीडा चेयरमैन की स्टेटमेंट को रेफर करा कि जो 26 न्यू मार्केट्स थी, जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और अपीडा और IREF ने तीनों ने मिलकर ये 26 मार्केट्स को आइडेंटिफाई करा था जहां पे इंडिया का ये सरप्लस स्टॉक ग्रोथ हो सकता है। हमने ये देखा कि जो ये 40 मिलियन टन का सरप्लस स्टॉक है, इसको मीट करने के लिए कि ये स्टॉक खराब ना हो और इसकी प्रॉपर मार्केट मिले, इसके लिए हमें लगभग अपना एक्सपोर्ट को 30 मिलियन टन के आसपास लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब 22 मिलियन टन से जो इस साल हमारा प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट है, अगले साल हमें 22 मिलियन टन से इंक्रीज करके 30 मिलियन टन के आसपास लाना पड़ेगा। 8 मिलियन टन का ग्रोथ हमें देना पड़ेगा। तो 8 मिलियन टन का ग्रोथ करने के लिए हमें बाकी जो देश है उनके मार्केट शेयर को ईट अप करना पड़ेगा, दोबारा अपने डोमिनेंस को मार्केट में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये 26 मार्केट्स वो है जहां पे पोटेंशियल है, जो इंडिया के कॉम्पिटिटर देशों से परचेज करते हैं। तो ये वो मार्केट्स है जहां पे हम इंडियन राइस को पुश कर सकते हैं और अपने करंट मार्केट शेयर को इफेक्ट करे बगैर नए मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे एफर्ट करे जा रहे हैं। उसमें से एक एफर्ट था, जैसे BIRC के अंदर कई सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स को बुलाया गया, वहां पे इन 26 मार्केट्स की अलग अलग डिशेज इंडियन राइस को यूज करके बनाई गई। जैसे जोहा राइस, जो असम का जोहा राइस है, उसको यूज करके सुशी बनाई गई, जापानीज सुशी बनाई गई और जापान के डेलीगेट्स को सुशी खिलाई गई। इससे ये डिस्प्ले करा गया कि जो इंडियन राइस है, जो जोहा राइस है, वो जापानीज राइस के लिए एक करेक्ट सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि जापानीज, जैसे आपको पता हो, बहुत ही पर्टिकुलर है अपने फूड हैबिट्स के बारे में और वो जल्दी से दूसरे सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर नहीं जाते। दो इंडियन राइस उनके डोमेस्टिक राइस से बहुत सस्ता है, तो हमने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया कि इंडियन राइस आपके मार्केट को डेफिनेटली केटर कर सकता है और एक वाइबल सब्स्टिट्यूट है। तो आप आने वाले समय में इंडियन राइस को धीरे धीरे अपने फूड मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करें और अपने एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर को, अपने प्राइसेस को नीचे लेके आए। तो हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले करंट ईयर में जो हमारा एक्सपोर्ट 20 मिलियन टन से 22 मिलियन टन होगा और 22 मिलियन टन से 30 मिलियन टन के ऊपर आ जाएगा।
तो आने वाला समय भारत के राइस एक्सपोर्ट्स के लिए काफी अच्छा है। चिंताजनक सिचुएशन भी है, पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है इसके अंदर। ओके ओके, चलिए शुक्रिया देव आने के लिए शो में, हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज क्लियरली रखने के लिए। थैंक यू सो मच। ब्रेक। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। राकेश खन्ना हमारे साथ है, साथ ही अमित खरे। लेते हैं हम उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। राकेश बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं गोल्ड को सेल में जाऊंगा शॉर्ट टर्म के लिए। गोल्ड अभी फिलहाल के लिए वीक लग रहा है। यहाँ से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है, यहाँ से सेल करना चाहिए। ऊपर में 123,230 का रेजिस्टेंस है जो स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे में अगर 122,000 लेवल ब्रेक करता है तो 120,500 लेवल का टारगेट देख सकता हूँ नीचे में। सिल्वर भी मैं सेल में जाऊंगा। सिल्वर इंटरनेशनली भी अगर देखें तो $50 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो 48.74 का टारगेट दिख रहा है नीचे में। और ऊपर में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 51.07 का है। इंडियन रुपी टर्म में भी वो अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरफ ही मूव कर रहा है। अगर वो ब्रेकडाउन होता है वहां से तो 1,53,600 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से सेल ही करना चाहिए। और नीचे में 1,50,744 और 148,000 का टारगेट देख रहा हूँ। ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 156,500 लेवल तक का। अगर जब भी पुल बैक आता है शाम को, नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा भी है, तो स्टॉप लॉस के साथ खेलना जरूरी है स्ट्रिक। तो ऊपर जब भी बाउंस आता है तो एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ओके, तो गोल्ड सिल्वर दो ट्रेड राकेश ने रेकमेंड किए हैं, दोनों में ही बिकवाली की राय है। अमित आपकी कॉल्स क्या रहेंगी? पहले हम बेस मेटल का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड फेवर में है। कॉपर 1000 के आसपास खरीदारी करके चलना है। 1 से 2 दिनों में मेरे को लग रहा है 1020 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 986 का। वहीं पे जिंक की अगर हम बात करें तो 302 रुपए के आसपास इसमें भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 310 रुपए का टारगेट रखना है और 299 का स्टॉप लॉस है। गोल्ड सिल्वर की अगर हम बात करें तो मोमेंटम काफी बड़ा है। रिस्क को ध्यान में रखते हुए मिनी लॉट में मैंने ट्रेड बनाया है। गोल्ड मिनी दिसंबर वायदा 1,22,200 से लेके 1,22,000 की रेंज में खरीदारी करनी है। 1 से 2 दिनों का टारगेट रहेगा 1,24,100 रुपए का। स्टॉप लॉस 1,21,000 के नीचे का। सिल्वर मिनी नवंबर वायदा खरीदारी करनी है 1,55,500 के आसपास। टारगेट रखना है 1,58,000 रुपए का। 1 से 2 दिनों का टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 1,54,000 रुपए का। अभी हम एनर्जी सेक्टर की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल चार्ट पर काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। एक रिकवरी चार्ट में मेरे को नजर आ रही है 5300 के आसपास। दिसंबर क्रूड खरीदारी करें। 5400 रुपए का टारगेट है। इंट्राडे ट्रेड रहेगा ये। वहीं पे 5240 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी दीपाली। ओके, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए, लेकिन जब क्रूड की बात हुई तो एक राय नेचुरल गैस पर भी ले लेते हैं। राकेश, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है? नेचुरल गैस में मैडम शॉर्ट टर्म ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है इसमें। नेचुरल गैस अगर देखा जाए तो ऊपर में अपने स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो इसने ब्रेक किया था 407 लेवल का, और उसके बाद में इसमें तेजी ही देखी गई है। अब ऊपर में ये नेक्स्ट टारगेट 1425.80 करंट भाव से भी बाय करना चाहिए। नीचे में 417 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर होल्ड करता है तो 425 435 लेवल का टारगेट भी देखा जा सकता है। हमारा व्यू बुलिश है। ओके, साथ ही एक राय बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम पर और ले लेते हैं। राकेश, आप ही के कमेंट एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम मैडम, जैसे मैंने कहा कि सब पूरा गोल्ड सिल्वर पूरा मार्केट आप देखोगे तो साइडवेज थोड़ा नेगेटिव हुई है। एल्यूमिनियम में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी गिरावट देखी गई थी डेली चार्ट के ऊपर, बट नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो होल्ड किया 262 का। अगर ये 262 ब्रेक करता है तो 258 265 का एक थोड़ा साइडवेज रेंज रहेगा। अपसाइड में 268 का एक कैप है, तो जब भी थोड़ा बाउंस आता है तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है। तो ओवरऑल थोड़ा शॉर्ट टर्म ये भी नेगेटिव ही लग रहा है बाकी कमोडिटी के साथ। ओके, चलिए एग्री कमोडिटी पैक की तरफ रुख कर लेते हैं। और क्या राय रहेगी अमित आपकी दो कमोडिटीज पर स्पेशली? पहले तो कैस्टर पर राय दीजिए, जहां पर हमने स्ट्रेंथ देखी थी। आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। कैस्टर 6863 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए क्या व्यू रहेगा आपका? समय वाला कैस्टर की दीपाली अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड इसमें देखने को मिला है। 6300 के आसपास के बॉटम बनाए थे। अभी 6929 के आसपास का कारोबार हो रहा है। तो 6900 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 7100 रुपए का टारगेट लगाना है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन लग सकते हैं इसमें। और नीचे में 6800 रुपए का स्टॉप लॉस है। ग्वार पैक की अगर हम बात करें तो एक बेस क्रिएशन जो है चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो 4700 रुपए के आसपास दिसंबर वाइड ग्वार शीट में खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म का टारगेट 4870 का रखना है। स्टॉप लॉस लगाना है 4600 रुपए का। मसालों में देखें तो जो है जीरा और
धनिया ये काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। पहले नंबर पे मैं धनिया को रखूंगा। 8800 8700 इस रेंज में कहीं पे भी दिसंबर वायदा धनिया में खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में टारगेट रखना है शॉर्ट टर्म का 9500 का, और स्टॉप लॉस देखा जाए तो 8400 रुपए का रहेगा। जीरे में देखा जाए तो जब तक 21000 के लेवल होल्ड है तब तक इसमें खरीदारी का ट्रेड जो है ट्रेडर्स को करते रहना चाहिए। दिसंबर वायदा में टारगेट रहेगा 22000 रुपए का। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स एग्री पैक से। और इनफैक्ट जैसे अमित ने भी मेंशन किया, पूरे स्पाइसेस के पैक में कमेंट्स और कोरिएंडर दोनों ही काफी स्ट्रांग रहे हैं और कंसिस्टेंट यहाँ पर हम बाइंग इंटरेस्ट देख भी रहे हैं और उसी तरीके का प्राइस एक्शन भी रिफ्लेक्ट हुआ है, इसीलिए तेजी की अपॉर्चुनिटी है। टर्मरिक हालांकि थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है, ग्वार पैक में भी थोड़े से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले हैं। चलिए शुक्रिया अमित और राकेश आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।